अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ, जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार बताते हैं कि नाना जी ने बताया एक दफा शाह साहब के पास एक गांव से एक बाप बेटा आए। लड़का जो था बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत डरा हुआ था। शाह साहब से मिलना चाहते थे। शाह साहब से मिलने के बाद उन लोगों ने बताया कि ये मेरा बेटा है, इसकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है, लेकिन इसकी शादी के बाद हमें पता चला कि जो लड़की है उसके ऊपर किसी मखलूक का बसेरा है। वो लड़की आज सेबज़दा है। यहाँ तक कि अब वो लड़की जो है इन दिनों भी अपने घर है। इन दिनों भी इसके ऊपर बहुत सख्त वो मखलूक हावी है। उसके जाने के बाद भी वो मखलूक मेरे बेटे को बहुत तंग कर रही है। तभी शाह साहब ने कहा कि आप लोगों ने जब शादी की थी तो क्या आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था? उनका ये कहना है कि हमें थोड़ा बहुत पता चला था इस बात के बारे में, लेकिन उन लोगों ने ये कहा था कि इस लड़की के ऊपर जो आसेब था वो बचपन में था, वो हट चुका है, अभी बिल्कुल ठीक है। जब शादी होकर वो आई, पहले दिन तो वो बिल्कुल ठीक थी। लड़के ने कहा, लेकिन जैसे ही आधी रात होती वो कुछ हरकतें अजीब करती, जिनको देखकर मुझे समझ में नहीं आता था ये ऐसे क्यों करती है। रात के मखसूस पहर 3 बजे वो उठती, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल संवारने लगती। हर रोज मैं उसे बहुत पूछता कि तुम हर रोज ऐसे क्यों करती हो, तो वो कहती मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं ये ना करूं। बालों में कंघा करने के बाद फिर आकर बिस्तर पर लेट जाती। कभी कभी अजीबोगरीब हरकतें करती। एक रात की बात है, सुर्ख रंग का जोड़ा उसने पहना हुआ था। तभी जैसे ही वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी, तो एकदम से उसने अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दी। चूड़ियां तोड़ते तोड़ते वो 1-2 चूड़ियां उसके हाथ पर लग गई और वहां से खून बहने लगा। उसने वो खून चाटना शुरू कर दिया। मेरी जब उस पर नजर पड़ी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे कहा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो कहने लगी, नहीं कुछ नहीं, खून साफ कर रही हूँ। मैंने उसे कहा कि खून दुपट्टे से नहीं साफ करते। खून दुपट्टे से साफ करते हैं, ऐसे चाट कर साफ नहीं करते। तो कहने लगी, मैं ऐसे ही करती हूँ। उस वक्त उसकी आंखें बहुत अजीब हो चुकी थी। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा, इतनी जोर से पकड़ा, वो मेरा हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। एकदम वो जोरदार कहके लगाकर हंसने लगी। उसकी आवाज थोड़ी बदल सी गई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। ये सिर्फ 4-5 मिनट के लिए हुआ, वो नॉर्मल हो गई और कहने लगी, माफी चाहती हूँ, मुझे पता नहीं चला, पता नहीं एकदम से कैसे चूड़ियां टूट गई। उससे मुझे डर लगा कि इसको कुछ हुआ था। फिर वो फौरन से उठी और जाकर कपड़े बदल कर सो गई। सोते सोते भी वो अक्सर अजीब आवाजें निकालती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि वो सोते सोते ऐसी आवाजें क्यों निकालती है। कभी सोते सोते वो रोने लगती, तो कभी सोते सोते वो अजीब आवाज निकालती। उस आवाज से अक्सर मेरी आंख खुल जाती। इसी तरह से मैंने अपने घर वालों को कुछ बताया कि मुझे ये ठीक नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये आज सेबज़दा है। कल रात इसने अपनी चूड़ियां तोड़ दी और बड़े अजीब अंदाज से अपना हाथ चाट रही थी। जब मेरे घर वालों ने ये बात सुनी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आज रात जब मैं कमरे में सोने के लिए गया, मुझे आदत थी, मैं अक्सर कभी कभार दिन में टाइम नहीं मिलता था अखबार का, तो रात को पढ़ लिया करता था। मैं अपने कमरे में बेड पर बैठा अखबार पढ़ रहा था,
तभी एकदम से ये बड़ी अजीब नजरों से मुझे देखने लग गई। देखते देखते ही उठी और जाकर हमारे कमरे में एक जगह बनी हुई थी जहां पर ड्रेसिंग अलमारी रखी हुई थी, वहां पर अलग से एक बल्ब लगा हुआ था। ये जाकर अंधेरे में खड़ी हो गई। अंधेरे में खड़ी होकर अजीबोगरीब तरह से हंसने लगी। जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मैंने से कहा कि तुम वहां पर खड़ी होकर अंधेरे में क्यों हंस रही हो, कमरे में आ जाओ। ये हंसती जा रही थी। मुझे जब समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों कह रही है, मैंने गौर किया तो इसने चेहरा एक कोने में किया हुआ था और एकदम से इसने ऐसे गर्दन मोड़ी कि पूरी गर्दन जैसे पीछे हो गई। मैं इतना शदीद डरा, मैं कमरे से बाहर भाग गया और मैंने अपने घर वालों को जाकर बताया। घर वाले भागे कमरे की तरफ तो ये जमीन पर गिरी हुई थी, इसके हाथ पांव टेढ़े हुए थे और चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। और ये ऐसे बोल रही थी जैसे इसके अंदर दो औरतें बोल रही हूं। सब डर गए, शोर मच गया, कुरान पाक लेकर आए। ऐसे लग रहा था उसे किसी चीज ने जकड़ा हुआ है। तकरीबन 15-20 मिनट उसे दौरा पड़ा रहा। उसके बाद वो बेहोश हो गई। पता नहीं रात के किस पहर उसे होश आई। मैं तो डर के मारे कमरे में ही नहीं आया। अम्मी, मेरी बहनें, भाभी सब कमरे में थे। सुबह उसके घर वालों को बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि आपकी बेटी को दौरे पड़ रहे हैं, इसको ले जाए, कहीं यह हमें नुकसान न पहुंचा दे। वो लोग बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि ये तो ठीक हो गई थी, इसको पता नहीं क्या हो गया है। जब उन लोगों ने देखा उसके गले में हिफाजत का तावीज नहीं था। उसके घर वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारा हिफाजत का तावीज कहाँ है, तो वो कहने लगी मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मुझे याद ही नहीं है वो कहाँ है, वो कब मेरे गले से उतरा मैं नहीं जानती। जिस दिन से मेरे गले से तावीज गायब हुआ है वो मुझे फिर तंग करने लगी है। अम्मी हर रोज रात 3 बजे वो मुझे जगाती है और कहती है बाल खोलो और बाल खोलकर उनमें कंघा करो। मैं बाल खोलकर ड्रेसिंग के सामने बैठकर बाल बनाती हूँ, मेरे पीछे खड़ी होती है। जब ये कमरे में आते हैं तो वो मुझे कहती है खौफनाक अंदाज में, अंधेरे में खड़ी हो जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या हो जाता है। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे वो बहुत डराने लगी है। उन लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक होगी, जिसके गले में हिफाजत का तावीज था। हमने तो शादी से पहले भी पता करवाया था। बहरहाल वो उसे साथ ले गए। मैं बहुत ज्यादा डरता था कमरे में जाते हुए। जिस दिन वो गई उस दिन तो मैं कमरे में सोया ही नहीं। अगले दिन जब मैं अपने कमरे में सोया, मौसम बहुत खराब था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। मैं अपने कमरे में आकर लेटा, मेरी पता नहीं किस पल आंख लग गई। कमरे की खिड़की खुली थी, बाहर बारिश बरसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, बिजली भी चमकती, बार बार रोशनी अंदर आ रही थी। मेरी आंख लगी और मैं सो गया। थोड़ी देर गुजरी, वही 3 बजे का टाइम था। ड्रेसिंग टेबल से जिस तरह से कोई चीज नीचे गिरती है ऐसी आवाज आई। बहुत जोर से ड्रेसिंग टेबल से कुछ नीचे गिरा। मेरी आंख खुल गई। मैंने सामने देखा तो जिस कंघे से वो बाल बनाती थी वो जमीन पर गिरा पड़ा था। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे गिरा। मैंने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा, कमरे में बल्ब जल रहा था लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद किनारे पर होगा इसलिए गिर गया होगा। मैंने ज्यादा गौर नहीं किया। उठा, कंघा उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा और फिर से आकर लेट गया। अब बारिश की तरफ मैंने फेस खिड़की की तरफ किया तो बाहर बारिश में देख रहा था। एकदम मुझे लगा कि बरसती बारिश में खिड़की के पास से कोई गुजर के गया है। रात के 3 बजे कौन है बाहर? मैंने वाज़ेह तौर पर एक वजूद देखा, काले लिबास में कोई खिड़की के पास से गुजर के गया। मैं फौरन से उठा, मैंने बाहर जाकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। कमरे का दरवाजा खोला, बरामदे में आया। बारिश तेज तूफानी थी लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पता नहीं कौन था जो मुझे खिड़की में नजर आया। मैं वापस आया और आकर फिर से लेटा।
मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। सुबह जब मैं जागा, मेरे कमरे में पैरों के निशान थे, अजीबोगरीब लंबे लंबे पैरों के निशान, जैसे कि नंगे पांव फर्श पर चलता रहा हो। मैं बड़ा हैरान हुआ उन पैरों के निशानों को देखकर। अम्मी को बुलाया, अब्बू को बुलाया। वो लोग भी हैरान हो गए कि पता नहीं किसके पैरों के निशान है। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी रात को इतनी तेज बारिश हो रही थी कि आप लोगों में से कोई बाहर गया था? तो वो कहने लगे, नहीं, हम लोगों में से तो कोई बाहर नहीं गया। मैंने उन्हें कहा, अम्मी मुझे खिड़की के पास से कोई गुजरता हुआ नजर आया था, ऐसे लग रहा था काला लिबास था। अम्मी कहने लगी, तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है, तुम डरे हुए हो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है। आज उन लोगों का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उसका इलाज हो रहा है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा, जी अम्मी, इंशाल्लाह, अल्लाह उसे सेहत दे। मैं बहुत डर गया था। दिन ब दिन उसकी हरकतें देखकर मुझे बहुत डर लगता था। इसी तरह से आज फिर रात को जब मैं अपने कमरे में सोया, मखसूस रात के 3 बजे मेरे कमरे की खिड़की का एक पल्ला खुल गया, जबकि कमरे की खिड़की बंद थी। वाज़ेह तौर पर ऐसे लगा जैसे कमरे की खिड़की को किसी ने खोला है। मेरी आंख खुल गई। मैंने पलटकर खिड़की की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा खिड़की से कोई झांक कर देख रहा था। एक सर मुझे पीछे हटता हुआ नजर आया। मेरी जान निकल गई। मैंने बुलंद आवाज में चीख कर पूछा, कौन है? सामने आओ। क्यों मुझे डरा रहे हो? कौन है यहाँ पर? तो ऐसा लगा जैसे कोई दूर भाग कर गया है। मैंने पूरी खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। मैंने फिर खिड़की बंद की, कमरे की लाइट जलाई, आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। जो ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ और मैं सुकून से सो गया। अब ये रोज का मामूल बन जाता। जो ही रात के 2 से 3 बजे के दौरान का टाइम होता, कमरे में आहटें शुरू हो जाती। कभी ऐसा लगता कि ड्रेसिंग टेबल पर चीजों को कोई छेड़ता है। उसकी चूड़ियां एक स्टैंड में लगी हुई थी, उसकी चूड़ियों के साथ कोई छेड़छाड़ करता था। वाज़ेह तौर पर ऐसा लगता था चूड़ियों पर कोई हाथ मारता है। चूड़ियों की आवाज आती थी, चूड़ियां हिलने की आवाज। मेरी आंख खोलती थी, कमरे में कोई भी नहीं होता था। इसी तरह से कभी ऐसे लगना जैसे जिस तरह कपड़ों की अलमारी थी, जहां पर उसे आखिरी बार दौरा पड़ा था, वहां पर जैसे कपड़े की अलमारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है। अलमारी के खुलने की आवाज एक मखसूस थी। आज रात अलमारी खुली, मेरी आंख भी खुल गई। मैंने उठकर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था। फिर ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई चल फिर रहा है। आज से पहले हमारे घर में ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ था। ये पहली बार थी जब इस तरह के वाकयात हमारे घर में हो रहे थे, वो भी मेरी शादी के बाद। अब मैं डरना शुरू हो गया। मैं फौरन से उठा, बाहर गया। जिस जगह पर हम लोग नमाज पढ़ते थे, अलमारी में कुरान पाक पड़े थे। मैंने वहां से कुरान पाक उठाया और लाकर अपने कमरे में अपने बेड के पास साइड टेबल पर रख लिया। जो ही मैंने कुरान पाक रखा, मुझे सुकून महसूस हुआ और मैं सो गया। अब ये रोज का काम बन गया। मुझे शर्म आती थी घर वालों को बताते कि मुझे अपने कमरे में डर लगता है, कि वो ये ना समझे कि मैं बुज़दिल हूं या मैं कमरे में सो नहीं सकता। तो मैंने कुरान पाक रखना शुरू कर दिया। उस दिन जब कमरे की सफाई वगैरह काम वाली ने की, तो कुरान पाक उठाकर वापस रखाई। अम्मी ने उठवा दिया, बेअदबी ना हो। मुझे पता नहीं था, मैं यही समझ रहा था कुरान पाक कमरे में मौजूद है। आज फिर मौसम बहुत सा खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, सारा दिन से बादल बने हुए थे। शाम होते साथ ही बारिश शुरू हो गई। बहुत तेज तूफानी बारिश थी। मैं अम्मी अब्बू के पास ही बैठा बातें कर रहा था। अम्मी बता रही थी, अक्सर लोगों के साथ ये मामलात बेटा हो जाते हैं, इस चीज के पीछे परेशान ना होना। इंशाल्लाह ताला हमारी बहू ठीक हो जाएगी। बाज लड़कों के साथ भी ये मामलात हो जाते हैं, बाज लड़कियों के साथ मामलात हो जाते हैं। शायद उसके घर वालों ने उसकी शादी से पहले
दोबारा से आमिल हजरात से पूछा नहीं होगा। मैंने ये बात कही तो अम्मी कहने लगी हो सकता है। अबू कहने लगे नहीं, कभी कभार जो इंसान आसिफज़दा होता है उनके साथ ये मामलात हो जाते हैं कि कभी भी वो आसिफ वापस आ जाता है। अम्मी ने कहा कि अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा अम्मी वो तो यहाँ से चली गई है, उसके बाद भी कमरे में रात 3 बजे वाक़यात होते हैं, आहटें होती हैं, कभी चूड़ियों को कोई छेड़ता है, कभी कमरे की अलमारी को कोई खोलता है, कभी खिड़की से कोई झांक कर देखता है, ये सब क्या है? अम्मी कहने लगी ये तुम्हारा वहम है, तुम्हें आदत नहीं है इन चीज़ों की, तुम्हारे साथ ये सब पहली बार हो रहा है, इसलिए तुम्हें मखसूस टाइम पर वो सब महसूस होता है। वो लोग मेरा वहम समझ रहे थे, मुझे लगा कि शायद वाकई वहम होगा, लेकिन इतना वहम कैसे हो सकता है। बारिश बहुत तेज थी, तूफानी बारिश, एकदम बादल गरजे, सब डर गए। टाइम देखा 11:30 हो रहे थे। अम्मी ने कहा बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई है और कल हम लोग जाएंगे, जाकर होकर आएंगे कि आखिर बहू की तबीयत कैसी है। मैंने कहा जी ठीक है। मैं उठा, जाकर कमरे में सो गया। आज दोपहर का टाइम मेरी बहन ने मुझे कहा भाई आपके कमरे के पास रात को मैंने किसी को खड़े देखा था, मुझे ऐसे लगा जैसे भाभी आ गई हैं, पर भाभी आती तो मुझे भी तो पता होता। मुझे ऐसा लगा जैसे आपके कमरे के बाहर बिल्कुल हूबहू वो भाभी ही लग रही थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, मैंने उन्हें खड़े देखा। मैंने से कहा कि नहीं, मुझे भी बाहर आहटें महसूस होती हैं, पता नहीं सब क्या हो रहा है। मेरी बहन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहती भाई मुझे तो रात कमरे से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। आपको पता है आपके कमरे के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा कदमों की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई चलता फिरता है। आपको अकेले डर नहीं लगता? मैंने से कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डरा हुआ तो मैं भी था। कमरे में जाते जाते मुझे अपनी बहन की बात याद आई। वो तो 10:30 बजे ही कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती थी और सुबह ही खोलती थी। हम लोगों का घर खासा बड़ा था, यहाँ तक कि सबके अपने अपने कमरे थे। मेरे अब्बू का शौक था ये मिट्टी की बहुत बड़ी हवेली बनवाना। बहुत खूबसूरत अंदाज से मेरे अब्बू ने वो हवेली तैयार करवाई थी। खैर बारिश हो रही थी, मैं कमरे में गया, कमरे की खिड़की खुली थी। जो ही कमरे में पाँव रखा, यक ठंडी हवा के झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया, बारिश को देख रहा था। आसमान पर जब बिजली चमकती तो पूरी रोशनी हर तरफ फैल जाती। आसमानी बिजली की रोशनी में मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के बाहर, अब जहाँ पर मेरा कमरा था उस तरफ बाहर खुली जगह थी, जैसे लॉन होता है, वहाँ पर दरख्त लगे हुए थे। तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है। मैंने वाज़ेह तौर पर एक औरत को खड़े देखा। ये मेरा वहम नहीं था, मैंने सुर्ख लिबास में एक औरत को खड़े देखा था। मैं गौर करके देखने लगा, वो थी कमरे से दूर। फिर से जब बिजली चमकी मुझे वही वजूद वहीं खड़ा नजर आया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने फ़ौरन से अपने कमरे की खिड़की बंद की और जाकर बेड पर लेट गया। मेरे दिल दिमाग में ये था कि कमरे में कुरान पाक मौजूद है। मैं बिस्तर पर लेट गया, खिड़की बंद थी, बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे। थोड़ी ही देर गुजरी, मेरी आंख लग गई, मैं सो गया। रात 3 बजे के करीब कमरे की खिड़की खुली, यक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। उसके साथ ही मुझे मध्यम मध्यम हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसे लगा कोई मध्यम सी हंसी में हंस रहा हो। उस आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने फौरन से उठकर देखा, अभी सर उठाकर देखा ही था, मेरे कमरे में चेयर के ऊपर सुर्ख लिबास में कुर्सी पर कोई औरत बैठी थी। उसका जिस्म बहुत काला था, चेहरा ढका हुआ था। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, वो हंस रही थी। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि शायद मेरी जगह पर कोई और होता तो बचता ही ना। मैं उसको देख रहा था, मुझे सकता हो गया मेरे जिस्म पर, जैसे मेरा जिस्म पत्थर का हो गया। मैं चीखना चाहता था, मैं चिल्लाना चाहता था, मैं शोर मचाना चाहता था।
وہ میرے سامنے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اسی وقت ایک دم سے وہ سکتا ٹوٹا، میں کمرے سے شور مچاتا باہر بھاگا۔ میں نے بہت شور مچایا، میں نے سب کو جگایا، امی ابو کو سب کو جگایا، سب جاگ گئے۔ میں نے لوگوں کو بتایا میرے کمرے میں کوئی ہے، کوئی کرسی پر بیٹھا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہے سرخ لباس والی۔ یہ بات سن کر امی ابو فوراً کمرے کی طرف بھاگے، سب بھاگے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ لیکن جس جگہ پر میں نے اس عورت کو دیکھا تھا وہ سیٹ بھی گیلی تھی اور وہاں پر گیلے پیروں کے نشان بھی تھے۔ امی ابو بہت زیادہ ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کمرے میں کوئی تھا۔ میں نے لوگوں سے یہ کہا کہ آپ لوگ میرا وہم کہہ رہے تھے، یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ حقیقت تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، جس دن سے وہ گئی ہے اس دن سے ہو رہا ہے۔ سب ڈر گئے بہت زیادہ۔ امی ابو نے کہا کہ اس کمرے میں مت سو، تم ہمارے والے کمرے میں آ جاؤ۔ میں ان لوگوں کے پاس چلا گیا سونے کے لیے۔ میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود ابھی ہم جا کے لیٹے ہی تھے، ایسا لگا کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا۔ ہم لوگ سب ڈر کے، ہم نے غور کر کے سنا تو وہ آواز میرے کمرے کے دروازے کے اندر سے آ رہی تھی۔ کوئی اندر سے میرے کمرے کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا تھا، خالی کمرے سے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ صبح جب ہم لوگ جاگے، ابھی بھی بدستور کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی دروازہ کھولنے کی۔ یہ سب ایک دم سے شروع ہو گیا۔ میں نے امی ابو سے یہ کہا کہ جب تک میری بیوی کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں ہوگی اسے لینے نہیں جانا، کیونکہ جو کچھ میں سہ رہا ہوں مجھے بہت ڈر ہے کہیں یہ مخلوق میرے اوپر بھی نہ حاوی ہو جائے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ان کے گھر میں جب پتہ کروایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی طبیعت ابھی بہت خراب ہے، اسے ڈیلی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ مخلوق اس کے اوپر بہت بری طرح حاوی ہو چکی تھی۔ ادھر سے اس نے مجھے بھی ڈرانا شروع کیا ہوا ہے۔ پھر ہمیں آپ کے بارے میں ہمارے کسی رشتہ دار نے بتایا، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میری مدد کریں، میری بیوی کی بھی مدد کریں، اسے بھی بچا لیں، مجھے بہت ڈر ہے کہیں وہ مخلوق میرے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ شاہ صاحب نے ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ بات تو بہت زیادہ سخت خطرناک ہے، یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب کسی انسان کے اوپر اس کا بسیرا ہوتا ہے اور اس کے دوران شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو جس کے ساتھ شادی اور نکاح ہوتا ہے یہ مخلوق اس پر بھی جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اس کے گلے میں حفاظت کا تعویذ ہی پہنایا تھا جس سے وہ اس لڑکی سے تھوڑا دور تھی، لیکن وہ لڑکی مکمل اس کے حصار سے، اس کے آسیب سے باہر نہیں تھی۔ لوگ یہی غلطی کرتے ہیں، صرف حفاظت کا تعویذ پہنا کر شادی کروا دیتے ہیں، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو وہ مخلوق حاوی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ آسیب زدہ مرد اور عورت کے نکاح میں اس کے ساتھ بندھی جاتی ہے، اور پھر اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وہ مخلوق تمہارے پیچھے روز آتی ہے، وہ روز تم سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتی تھی کہ تم اسے بلاؤ، دیکھو، اس کے پیچھے جاؤ۔ وہ تمہیں جگہ جگہ پر نظر آئی، وہ تمہیں ہر روز دیکھتی تھی، تمہارے کمرے میں موجود ہے، رہتی ہے۔ جب تم نے قرآن پاک رکھا تو وہ ڈر کے باہر نکل گئی، لیکن جیسے کمرے سے قرآن پاک اٹھایا گیا وہ پھر ظاہر ہو گئی۔ آج کی رات جب وہ ظاہر ہوئی تھی، اگر تم اس سے ہم کلام ہو جاتے، اس کی کسی بات کا جواب دے دیتے یا اس سے بات کر لیتے تو تم نے بھی آسیب زدہ ہو جانا تھا۔ تم نے عقل مندی کی کہ تم فوراً باہر بھاگ کے اسے بلایا نہیں، پوچھا نہیں تم کون ہو۔ تمہیں میں حفاظت کا ایک تعویذ دوں گا اور ایک تعویذ تمہارے کمرے میں لگایا جائے گا۔ وہ جو لڑکی ہے تمہاری، جو بیوی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ عمل کیا جائے گا اور عمل کے بعد ہی وہ ٹھیک ہوگی۔ پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ جس سے عمل کروا رہے ہیں کیا وہ آدمی کو چلا کر رہا ہے۔ اگر تو وہ کوئی چلا کر رہا ہے تو چلے کے اوپر چلا نہیں ہو سکتا، جب تک اس کا چلا پورا نہیں ہوگا میں چلا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چلا پورا کرے گا اور اس کے چلے کے بعد 21 یا 11 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر ان 21 اور 11 دن میں وہ مخلوق چلی گئی تو وہ لڑکی ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ پھر مجھے چلا کرنا پڑے گا۔
اور اس کے بعد ہی اس مخلوق کو قید کیا جا سکے گا۔ شاہ صاحب نے اس لڑکے کو دم بھی کیا، حفاظت کا تعویذ بھی دیا اس کے گلے میں پہننے کے لیے اور کمرے میں لگانے کے لیے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ 2 تعویذ تم ایک کمرے کی چوکھٹ میں لگاؤ گے، ایک کھڑکی کی طرف لگاؤ گے، اور مجھے بتاؤ گے کہ اس کے بعد کمرے میں کچھ نظر آتا ہے یا نہیں۔ 2 دن کے بعد تم نے آنا ہے اور کمرے میں داخل ہونے سے پہلے 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور پھر اگر ایک دفعہ کمرے میں سونے کے لیے دروازہ بند کرنا ہے، دوبارہ رات کے پچھلے پہر میں نہیں کھولنا۔ کچھ دن کی پرہیز ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لوگ چلے گئے تعویذات لے کر۔ 3-4 دن کے بعد آئے۔ آ کر اس لڑکے کا یہ بتانا تھا کہ جب میں نے تعویذ لگایا، جس وقت میں چوکھٹ پر لگا رہا تھا، کمرے کی چوکھٹ پر، مجھے واضح طور پر لگا میرے پیچھے سے کوئی گزر کے گیا ہے، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ ایک وجود، ایک جسم، ایک لمس میرے قریب سے گزرا تھا، اور جس وقت میں نے کمرے کے اندر کھڑکی کے پاس لگایا، اس وقت مجھے ایسا لگا باہر کھڑکی کے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے، وہی کالے رنگ کی پرچھائی۔ اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا، میں رات سونے سے پہلے جب کمرے کا دروازہ بند کرتا تو کھولتا نہ، اور آیت الکرسی پڑھ کر ہی اندر داخل ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے میں کمرے میں سکون سے سو رہا ہوں، کوئی آہٹ، کوئی آواز، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ رہی بات میری بیوی کی، تو ہم نے ان سے پتہ کروایا ہے، وہ لوگ ایک چلا کروا رہے ہیں۔ ابھی چلے کے صرف 9 دن ہوئے ہیں۔ ان 9 دنوں میں وہ بتا رہے ہیں کہ دورے نہیں پڑ رہے۔ 41 دن کا چلا ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ مخلوق قید ہوتی ہے یا اسے چھوڑ جاتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اگر تو اس کا چلا مکمل ہو گیا تو اسے چھوڑ جائے گی۔ 9 دن میں جو دوبارہ دورہ نہیں پڑا، اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ مخلوق ہٹ جائے گی، کیونکہ اس طرف سے بھی میں نے اس کو بند کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، ہٹا دی ہے۔ ابھی وہ تم لوگوں کے گھر میں موجود ہے۔ اب ایک تعویذ میں اور دوں گا جو 11ویں دن، ان تعویذات کو جو لگا کر آئے ہو، ان سے 11ویں دن یہ تعویذ تم نے اپنے گھر کے باہر لگا دینا ہے، مین دروازے پر۔ وہ گھر سے نکل جائے گی اور دوبارہ کبھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی، یہاں تک کہ اگر تمہاری بیوی کے اوپر بھی وہ آسیب باقی ہوا تو وہ بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی، جو اس چیز کی نشانی ہوگی کہ اس کے اوپر آسیب ہے یا نہیں۔ پھر وہ لوگ وہ تعویذ لے کر چلے گئے۔ تقریباً 2 ماہ کے بعد وہ واپس آئے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں نے 11ویں دن چوکھٹ والا تعویذ لگایا تھا، اس کے بعد اس رات کی بات ہے، ایک خوفناک چیخ سنائی دی تھی گھر کے باہر، اور ایسا لگا جیسے ہمارے گھر کے باہر گھوڑا بھاگ رہا ہے۔ آدھی رات تک حویلی کے چاروں طرف گھوڑے کے بھاگنے کی باہر سے آواز آتی رہی۔ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ آہٹیں، نہ وہ کالی پرچھائی، نہ وہ خوفناک عورت، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہے، ایسے لگا سب پہلے جیسے ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ اتنے دنوں میں ہمیں یہ بھی بھول گیا تھا کہ کچھ ایسا پچھلے دنوں میں ہوا تھا، اتنا سکون ہے گھر میں۔ آپ کے مطابق جب میری بیوی نے گھر میں قدم رکھا، مجھے یہ تھا کہ اگر اس پر آسیب ہوا تو یہ اندر داخل نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ بلا جھجک اندر داخل ہوئی۔ اس کے گلے میں ایک تعویذ بھی تھا۔ اب وہ کئی دنوں سے بالکل ٹھیک ہے، رات کے 3 بجے اٹھ کر بال بھی نہیں بناتی، عجیب و غریب انداز میں دیکھتی اور ہنستی بھی نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگی ہے، باوضو رہتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مخلوق اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر شاہ صاحب نے حفاظت کا ایک تعویذ اس لڑکے کے بستر میں لگانے کے لیے دیا کہ یہ تعویذ تم لوگوں نے اپنے بستر میں لگا لینا ہے۔ اس لڑکی کے گلے میں آلریڈی تعویذ تھا، اس لیے شاہ صاحب نے اس کے لیے کوئی تعویذ نہیں دیا۔ تو یہ نانا جی نے ہمیں ایک کہانی بتائی کہ اس طرح سے جو لوگ آسیب زدہ ہوتے ہیں، اگر وہ آسیب کو اتارے بنا شادی کر لیں، ان کا نکاح ہو جائے، تو ان کے اوپر جو مخلوق ہوتی ہے وہ دوسرے انسان پر بھی بعض اوقات آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ ہمیشہ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی آسیب زدہ ہو تو اس کو سب سے پہلے اپنا توڑ کروانا چاہیے، اور اس کے بعد ہی
شادی کرنی چاہیے، نکاح کرنا چاہیے، تاکہ وہ مخلوق کبھی بھی آپ کے ذریعے کسی اور پر نہ جا سکے۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں اپنی حفاظت کے اللہ سے دعا مانگا کریں، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ ہمارے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ باقی میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اپنے لیے کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنات کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری سٹوریز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔